I take great pride in introducing before you one of my students whom I have mentored for judgment writing and who is a judge now in our mentorship session on how to become a judge in the first attempt itself. I welcome Mr. Utkarsh Jain. He is AIR 55 in the recently conducted MP Judiciary exam of 2019, and he has cracked this exam in his first attempt. Utkarsh, welcome to the mentorship project. Thank you, sir, and thank you for such a great introduction, sir. It's good to be here. Thank you, Utkarsh. Utkarsh, tell us about your preparation strategy. But before we move on, just tell us about the time when you decided to become a judge. When was it? Sir, so basically, when I was in college, so I've completed my graduation from Nirma University. Okay. During my college period, I have done various internships at district courts, high courts. So the the position of a judge has always fascinated me. तो वहां से मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर तैयारी की जाए और बीइंग अ जज एंड जुडिशियल ऑफिसर. तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला एंड देन आई मेड अप माय माइंड टू बिकम अ जुडिशियल ऑफिसर. तो अगर मैं और इस पे थोड़ी क्लैरिटी चाहूँ उत्कर्ष, वाज इट इन योर इंटर्नशिप, इट वाज द फर्स्ट टाइम यू डिसाइडेड टू बिकम अ जज? लॉ स्कूल के पहले तुम्हारा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था कि अपने को जज बनना है? सो बेसिकली जब लॉ स्कूल ज्वाइन कर रहा था तो हम्म, उतनी क्लैरिटी नहीं थी, बट आई हैड इट कि मेरे को या तो लिटिगेशन में जाना है या तो आई हैव टू बी अ जज, बिकॉज कॉर्पोरेट मुझे उतना पसंद नहीं आता था एंड इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी टू बी फ्रैंक. सो okay. आई डिसाइडेड कि इधर आई ज्वाइन लिटिगेशन या फिर जुडिशरी. और फिर जैसे जैसे मैंने इंटर्नशिप चालू की तो मोस्ट ऑफ माय इंटर्नशिप्स वर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ओनली Okay. टू टेक एक्चुअल इन ऑन फील्ड एक्सपीरियंस. तो जब वहां गया और वहां मैंने देखा कि बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर इज आल्सो अ वेरी लुक्रेटिव थिंग. वहां पे उनके पास जो पोजीशन होती है, जो पावर्स होती हैं, सो देन आई डिसाइडेड कि इसी के लिए एक बार ट्राई किया जाए एंड आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर. ग्रेट. कौन सी ईयर में वो इंटर्नशिप करी थी उत्कर्ष जिसमें तुम्हें ये कॉलिंग आई कि हाँ ये मतलब दिस इज समथिंग दैट आई एस्पायर फॉर? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप जब करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो जनरली हमने देखा है इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट, या कि चलो ठीक है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो इंटर्नशिप्स होती है वो सीरियसली लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं. तो इन विच ईयर यू वेंट फॉर इंटर्नशिप इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? सो बेसिकली जो हमारे कॉलेज का करिकुलम ही था, इट प्रायर हैंड प्रोवाइडेड अस कि आपको इस बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करनी है, इस बार सुप्रीम कोर्ट करनी है, अप टू थर्ड ईयर. सो सर थर्ड ईयर तक मैंने ऑलमोस्ट सारे कोर्ट्स और फॉर्म में भी कर चुका था तब तक इंटर्नशिप. उसके बाद आपके पास फ्री चॉइस होता है टू डू इंटर्नशिप वेयर एवर यू वांट टू डू. तो ओके. जब मैं एक बार मैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब गया था, सो दैट वाज माय इंटर्नशिप इन थर्ड ईयर. वहां पे जाके जब थोड़ा लॉ भी समझ आने लग गया था आफ्टर थर्ड ईयर, सो वहां मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मेरे को इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. और वहां से फिर मेरा ये चीज क्लियर था कि आई हैव टू परस्यू जुडिशरी एज माय कैरियर ऑप्शन. Great. So I think it is a great message for a lot of law students जो कि जज जिनको जो अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, और जो अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि अभी तक हमें करना क्या है. तो नो टाइम, आई डोंट थिंक सो. इवन अगर आप थर्ड ईयर में हो, डिसाइड नहीं कर पाए हो, वर्क ऑन योर इंटर्नशिप्स करिए. क्योंकि उत्कर्ष होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो होता है कि प्री डिसाइडेड माइंडसेट के साथ लॉ स्कूल में एंटर होते हैं कि अरे हमें तो जुडिशरी करना है, यूपीएससी करना है, और इंटर्नशिप्स बिल्कुल करते ही नहीं. दे डू नॉट गो फॉर इंटर्नशिप्स. क्यों? क्योंकि हम इंटर्नशिप करके हमें क्या फायदा, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है. तो आई थिंक ये जो आपने बताया कि इंटर्नशिप्स करी, उसके बाद हमने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद हमने देखा, फिर डिसाइड किया. तो ये एक मैसेज जाना चाहिए सारे लॉ स्कूल्स में, सारे लॉ स्टूडेंट्स को. इवन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है तब भी आप इंटर्नशिप्स करें. उत्कर्ष, थर्ड ईयर में अब हमें ये समझ में आ गया है कि आपने थर्ड ईयर में डिसाइड किया कि आपको जज बनना है. तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हैं आपने बाय थर्ड ईयर आपने पढ़ लिए होंगे. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि थर्ड ईयर में आपने अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन, क्योंकि आपने पहली बार में ये एग्जाम निकाला है,
तो ऑब्वियसली आपने लॉ स्कूल में भी तैयारी करी होगी, तो थर्ड ईयर में आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन, जो फोकस्ड प्रिपरेशन है, वो कैसे आपने तैयार करना शुरू किया? सो बेसिकली थर्ड ईयर के बाद जब आपको ऑनर्स चूज करना होता है, तो उस समय मुझे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में काफी इंटरेस्ट था, तो मैंने उस चीज को एज माय ऑनर्स चूज किया। Okay. और उसमें मैंने परस्यू करा जो भी मैं अच्छे से पढ़ सकता था। उस समय तक सर कोई डेडिकेटेड स्टडीज मैंने एज सच स्टार्ट नहीं किए थे, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास उस समय लैक ऑफ गाइडेंस भी था। बट स्टिल जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर, और क्रिमिनल के कुछ सब्जेक्ट हैं वो भी मैंने स्टार्ट कर दिए थे। Okay. सो मेरे को एक हैबिट भी थी कि आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो मैं जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ता था तो उसकी जो रेफरेंस बुक्स होती थी उनको पहले पढ़ता था टू गेन सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हम्म। उसके बाद फिर मैं काफी हद तक बैरेक पे आता था। तो वो जो चीज थी वो उस समय उतनी इम्पोर्टेंस नहीं था उसका। हम्म। बट जब मैंने जुडिशरी के लिए चालू किया डेडिकेटेड प्रिपरेशन आफ्टर माय कॉलेज, तब वो चीज एक्चुअली में यूजफुल हुई, क्योंकि मैंने उस समय तक काफी कंसेप्चुअली चीजें समझ ली थी। तो बाद में मुझे समझने की जरूरत नहीं पड़ी। और स्पेशली सर जो मेरा ऑनर्स था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसमें क्योंकि 8 सब्जेक्ट मैंने इतने इन डेप्थ पढ़ लिए थे कि मुझे उसमें पढ़ने में उतना प्रॉब्लम नहीं आया। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट आई गेस, जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट थिंग्स केस लॉस के साथ। वो चीज मेरी काफी क्लियर हुई है ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। वो चीज मुझे इवेंचुअली काफी हेल्प की है। ग्रेट, ग्रेट। तो उत्कर्ष, कभी कॉर्पोरेट लॉ, आर्बिट्रेशन, ये सब पढ़ने में कभी बोरियत नहीं हुई? जैसे जब पढ़ रहे हैं और हमें मालूम है कि हमें जुडिशरी की प्रिपरेशन करना है, तो बच्चे को ऐसा होता है कि यार हम क्यों पढ़े कॉर्पोरेट लॉ, हमें कौन सा काम आने वाला है, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। और आजकल के जो लॉ स्कूल्स हैं उसमें मतलब दिस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, आपको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा ये सारे सब्जेक्ट्स। तो उन स्टूडेंट्स के, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसी प्रिपरेशन में डिविएट होना बड़ा आसान है, कोई चीज ना पढ़ना, उसके लिए रीजंस ढूंढना बड़ा आसान है। तो जैसे आपने बोला कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है, तो इवन दो अगर हम कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रिटेशन, व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, तो इवन वो सब्जेक्ट्स भी रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल आईपीआर, तो आईपीआर जब तक आदमी डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बन जाता है तब तक आईपीआर रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे उसके पास, इवन इफ ही बिकम्स अ जज। बट आईपीआर करिकुलम में है ही। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि आपके जुडिशरी में, फॉर एग्जांपल लेट अस टॉक अबाउट एमपी जुडिशरी, तो उसमें 12 सब्जेक्ट्स हैं। तो वो 12 सब्जेक्ट में से कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो ऐसा जरूरी नहीं है बट फिर भी आपके करिकुलम में आपको पढ़ना है, तो उन उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है आप बाइफर्केशन किस तरीके से कर रहे हैं ओके। अपनी प्रिपरेशन को अलोंग विथ योर कॉलेज, जो भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई होती थी उसको थोड़ा सा अलग रखता था, और जुडिशरी के लिए जो सब्जेक्ट्स होते थे उनके लिए अलग तरीके से प्रिपेयर किया ग्रेट, जाता था। तो ग्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्बिट्रेशन बोल रहे हैं या फिर आईपीआर लॉज बोल रहे हैं, इंटरेस्ट कुछ कुछ उसमें भी आता था सर, बट द थिंग वाज कि इवेंचुअली इन लॉन्ग रन वो उतने यूजफुल नहीं थे मेरे बिल्कुल। लिए। तो उस चीज को मैंने थोड़ा सा बाइफरकेट किया और उसको उतना ही पढ़ा जितना नीड ऑफ द आवर था। तो उसको उतना पढ़ के कि आप कॉलेज में यू आर स्कोरिंग अ डिसेंट स्कोर, दैट इज सफिशिएंट इनफ। एंड फॉर द मेन सब्जेक्ट्स विच आर इन जुडिशरी, उसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ता था। वेरी। और इट वॉज मोर अबाउट गेटिंग क्लैरिटी रादर देन स्कोरिंग मार्क्स। ये मेरा हमेशा से फंडा रहा है। तो जितना मुझे जिस चीज के लिए जरूरत लगता था उतना मैं वो करता था प्रिपेयर। Great, great, great. I think this is a very good message for all the law students who are aspiring to become a judge, कि आपको देखो पहले से आइडिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेजरली आ रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, और उन सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि उत्कर्ष ने बताया कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे मार्क्स क्रैम करके, प्रोविजन अभी क्रैम करके कोई मतलब नहीं है। आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आप उसका फोकस आपको रखना पड़ेगा। ओके उत्कर्ष, दिस वाज अबाउट योर लॉ स्कूल। अब आप ये बताइए, जैसे आपने बोला कि आपने जो प्रिपरेशन हेड ऑन जो स्टार्ट करी थी दैट वाज आफ्टर योर लॉ स्कूल, राइट? तो वो जो 1 साल है, जो जितना भी आपने टाइम लिया है,
उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे बड़ा जो डाउट होता है बच्चों को वो ये होता है कि प्री की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि प्री में ही आउट ऑफ 150, अगर 150 का प्री है, लेट अस टॉक अबाउट एमपी जुडिशरी, तो इसका कट ऑफ ही अराउंड 128, 129, 125 इतना ज्यादा जा रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्री की प्रिपरेशन कैसे करें और मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, कंसिडरिंग देयर आर 12 वैट्स, उसके बाद जीएस भी आती है, उसके बाद इंग्लिश भी आती है। तो आपने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी? तो सर बेसिकली जैसे ही मेरी जो मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, दैट स्टार्टेड व्हेन द नोटिफिकेशन केम, जो सितंबर में आया था 2020 में। तो उसके बाद ऐसा था कि मतलब जो एंटिसिपेटेड चीजें होती है कि 4 महीने में या 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा प्रोबेबली। सो आई ऑलरेडी मतलब आई ओनली हैड 3 to 4 months। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और लॉ के सब्जेक्ट्स में सर वही था कि मैं सोर्सेज मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ रहा था, और फिर मैं एक सोर्स हर सब्जेक्ट के लिए उठाता था जो मुझे समझ आता था। ग्रेट। मतलब देयर आर वेरियस सोर्सेज, बट यू हैव टू स्टिक टू वन सोर्स जो आपके लिए भी रेलेवेंट है, जो आपको समझ आ रहा है, एंड इन एडिशन टू दैट वो सफिशिएंट भी है। मतलब इट शुड नॉट बी इनसफिशिएंट। तो मैं वैसे स्टार्ट करता था। प्रीलिम्स के लिए सर मैंने काफी हद तक बेयरैक पे ही रिलाई किया था, और बेयरैक का जो एक एक वर्ड है वो काफी अच्छे से समझने की कोशिश की थी, एंड नॉट जस्ट क्रैमिंग द बेयरैक सेक्शन या टेबल ऑफ कंटेंट अगर मैं याद कर लूँ, तो वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, और तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा मेंस का भी पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा कंटेंट इस तरीके से पढ़ रहा था जो सिर्फ प्रीलिम सेंट्रिक नहीं था, इट वाज आल्सो समवेयर रिलेटेड टू मेंस। क्योंकि थोड़ा बहुत जो मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने थे, मुझे यही समझ आया था कि आपको मेंस के लिए भी कंसेप्चुअली ही क्लैरिटी चाहिए, एंड कुछ बहुत अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा क्लैरिटी और प्रिसीजन चाहिए होता है। जो आप लॉ पढ़ रहे हैं उसमें प्रिसीजन चाहिए होता है। अगर आप प्रिसीजन ला पाते हैं तो वो आपके लिए फिर मेंस आसान हो जाता है। तो मैंने वही कोशिश की थी सर हमेशा से कि इस डिफरेंशिएशन को ना देखते हुए कि प्रीलिम्स के लिए क्या है, मेंस के लिए क्या है, एटलीस्ट मैंने लॉ सब्जेक्ट इस तरह से पढ़े थे कि मेरे को बाद में वापस उतना मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि तकरीबन 2 से 3 महीने में मेंस होना होता है, तो उस समय आपको जजमेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन और ये सारी चीजें करनी होती है। सो यू डोंट गेट मच टाइम टू लुक आफ्टर द लॉ सब्जेक्ट्स। तो इस वजह से साथ में थोड़ा सा प्रिपेयर किया था। ऑल्दो माय प्राइम फोकस वाज प्रीलिम्स, मगर थोड़ा थोड़ा मेंस भी देख रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट सर उसके लिए प्रैक्टिस के लिए काफी एमसीक्यूज लगाए, तो उससे काफी प्रैक्टिस हुई। एंड अगेन सर मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस से सुना था कि जो 40 मार्क्स होते हैं दे बिकम वेरी रेलेवेंट, बिकॉज वहाँ आप भले ही लॉ में कितना अच्छा स्कोर कर ले, इफ यू आर नॉट स्कोरिंग एटलीस्ट 70 to 80% इन दोस 40 मार्क्स, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द कट ऑफ। तो वहां पे भी मैंने उतना ही डेली बेसिस पे चालू किया था सर। सो डेली आई यूज्ड टू स्पेयर हाफ एन आवर टू 1 hour फॉर रीडिंग जीके या फिर कंप्यूटर, क्योंकि इंग्लिश में yes sir, apart from law. So I divided my entire day into 3 segments, sir. So approximately 25% I used to revise whatever I have studied yesterday. उसके बाद 10 to 15% मैं जो 40 मार्क्स होते थे उसके लिए करता था, एंड रिमेनिंग टाइम वाज डेडिकेटेड टू माय लॉ प्रिपरेशन सर, 12 सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये जो चीज है ये थ्रू आउट मैंने 6 महीने या 7 महीने तक बिल्कुल कंसिस्टेंटली लगाया, और इसमें टाइम भी कंसिस्टेंट किया सर कि एटलीस्ट आई एम गिविंग 9 to 10 hours डेली, क्योंकि मेरे पास टाइम उस समय कम था, और इट वाज एंटिसिपेटेड दैट पेपर वुड बी कंडक्टेड एनीवेयर बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। तो उस वजह से फिर जब तलवार लटकी हुई थी सर, तो फिर मुझे वो करना ही पड़ा। बट इवेंचुअली आई गॉट द टाइम। मार्च में एग्जाम हुआ, तो उसकी वजह से और बेहतर प्रिपेयर हुआ था। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी सर, जिसमें मैं डिवाइड करता था अपने टाइम को, बिकॉज रिवीजन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा था, मुझे ऐसा लगता है। तो वो रिवाइज में कॉन्स्टेंटली करता रहता था, और बचे हुए 40 मार्क्स भी डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चलता था। उसकी वजह से सर प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। ग्रेट उत्कर्ष, ग्रेट आंसर। बहुत अच्छे से तुमने समझाया कि कैसे हम, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल चाहिए, 2 साल चाहिए, 3 साल चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। आप ये एग्जाम अगर प्लान्ड तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ये एग्जाम 6 महीने में भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। पहले तो ये वाला मिथ था
जो बर्स्ट किया है, दैट इज समथिंग विच वुड बी एन आई ओपनर फॉर लॉट ऑफ लॉ स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट से तैयारी करना शुरू करी, मतलब क्योंकि 12 सब्जेक्ट हैं, देन देयर आर सम सब्जेक्ट्स लाइक सिविल प्रोसीजर कोड के, मतलब जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका कोई अंत नहीं होता। मतलब अगर आप ऑर्डर 21 में ही चले गए तो ऑर्डर 21 में इतने सारे रूल्स हैं कि वो अलग से एक अपना सब्जेक्ट हो जाता है। तो आप जब तैयारी करना शुरू करते हैं और आपके सामने 12-14 सब्जेक्ट सामने होते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट आप पहले उठाएं, और या साइमल्टेनियसली भी आप तैयारी कर सकते हैं, एक मेजर सब्जेक्ट एक माइनर सब्जेक्ट को साथ रख के? सो बेसिकली ये बहुत सब्जेक्टिव और पर्सनलाइज्ड चीज है, बट फॉर मी एटलीस्ट मैंने पहले एक बड़ा और एक छोटा सब्जेक्ट उठाने की कोशिश की थी। सो अगर मैं आईपीसी पढ़ रहा हूँ तो उसके साथ मैं कोई और क्रिमिनल का एनआईए जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ लेता था, सीआरपीसी पढ़ रहा हूँ तो उसके साथ क्रिमिनल का पढ़ता था। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने दो चीजों में डिवाइड कर दिया था, 6 मेजर सब्जेक्ट्स और 6 माइनर सब्जेक्ट्स। तो एक मेजर के साथ एक माइनर चलता था। ओके। तो अकॉर्डिंगली, और उसके लिए भी टाइम फिक्स कर दिया था सर। बहुत आई हैड मेड माय टाइम टेबल्स और शेड्यूल कि मेरे को इस समय तक ये खत्म ही करना है एनी हाउ। बिकॉज प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मैनी अ टाइम आई फेल्ट कि अगर मैं वो टाइम टेबल नहीं बनाता तो मैं वो एक ही सब्जेक्ट को काफी लंबे समय तक खींच देता। उस वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता टू कंप्लीट इंटायर सिलेबस। इसलिए जब आप मतलब जो भी देख रहे हैं, अगर आप एक टाइम टेबल बनाएं और उस पर स्टिक करें और उसी समय के अंदर अगर आप खत्म कर पाएंगे, और वो आपको डिसाइड करना है कि हाउ यू विल कंप्लीट दैट, बट आप अगर उसी समय के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे तब जाके आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। अदरवाइज वो एक ही सब्जेक्ट को ड्रैग होता रहेगा और उसकी वजह से आप दूसरे सब्जेक्ट पर अपना टाइम कम दे पाएंगे। ग्रेट ग्रेट। तो सबसे जरूरी चीज इसमें यहाँ पे ये है कि आप टाइम टेबल बनाएं, और देखिए जैसे उत्कर्ष ने शुरू में अपने आंसर के बहुत क्लियर कर दिया कि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, ठीक है। तो आपको आपकी कैपेसिटी पता है, अगर आपको लग रहा है कोई सेम सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ के कवर कर ले रहा है 2 महीने में, और कोई 4 घंटे पढ़ के भी कवर नहीं कर पाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा और आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टिक टू द टाइम टेबल। ऑलराइट, तो उत्कर्ष, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑन मेंस पेपर एंड प्री पेपर। तो जैसे आपने बताया, तो आपने प्री की जो तैयारी थी, आपने एमसीक्यूज लगाना और रिसोर्सेज वो कौन से थे जिस पे आपने रिलाई किया प्री के लिए? फॉर एग्जांपल जीएस, फॉर एग्जांपल इंग्लिश एज वेल एज लॉ, वो कौन से ऐसे रिसोर्सेज थे जिसके लिए आपने प्री के लिए आपने रिलाई किया, पर्टिकुलरली एमसीक्यूज के लिए? और आपने ये प्रिपरेशन एमसीक्यूज लगाना कब से स्टार्ट किया? मान लीजिए एग्जाम अगर मार्च में है, तो आपने कितने दिन पहले से एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट किया? तो सर बेसिकली मैंने पहले अप्रोक्सीमेटली डिसाइड किया हुआ था कि जिस दिन तक डेट आती है प्रीलिम्स की, उस दिन तक मैं अपना जो लॉ है वो स्ट्रॉन्ग करता हूँ बाय रीडिंग द बेयर एक्ट्स या जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं। और सब्सिक्वेंटली जिस दिन डेट आ जाती है उस दिन के बाद से अप्रोक्सीमेटली यू गेट 35 to 40 days। तो उस समय मैंने पर डे अप्रोक्सीमेटली 600 to 700 एमसीक्यूज लगाए थे। तो इवेंचुअली आई थिंक इट वाज अराउंड 15,000 to 20,000 एमसीक्यू जो मैंने एक महीने में लगा लिए थे। और उसके लिए सर काफी बुक्स आती हैं ऑलरेडी। सिंघल्स की फॉर एग्जांपल देयर आर 4 वॉल्यूम्स, तो उसमें मैंने लगा लिया था। फॉर एमपी स्पेसिफिक विधि दर्पण करके बुक आती है, सो दैट इज आल्सो। सो बेसिकली ये जितनी भी बुक्स हैं ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन ही है एक तरीके से। तो उन्हीं को मैंने लगा लिया था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि मैंने पास्ट ईयर के तकरीबन 15 से 20 साल के पेपर 2-2 बार लगा लिए थे। बिकॉज उससे दो फायदे हुए थे सर। कि पहला तो ये था कि यू गेट एन आइडिया कि एक्चुअली में आता क्या है। बिकॉज 15 या 20 क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं किसी भी सब्जेक्ट के, मेजर सब्जेक्ट के, वो तो काफी वास्ट है। तो उसमें आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जनरली वो किस चीज से पूछ रहे हैं, बिकॉज वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। एंड सेकेंडली उससे ये होगा कि अगर उनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो एटलीस्ट यू आर एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन करेक्टली। तो ये मेरा आइडिया था एंड इट एक्चुअली वर्कड आउट आल्सो। बिकॉज उसमें अभी जो मैंने पेपर दिया था लास्ट वाला, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे विच वर रेपिटेटिव, तो वो सॉल्व करने में आसानी हुई। और प्लस ये आइडिया लग गया कि करना कैसे है। तो और प्लस इसके साथ जो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है दैट आल्सो कम्स इनटू प्ले।
अगर आप इतने सारे पेपर लगा लेते हैं जो एक्चुअली में पेपर आए हैं, तो यू गेट एन आइडिया कि मेरे को टाइम मैनेज करना कैसे अपना। सो इस तरीके से मैंने अपना प्रीलिम्स किया था। इसके अलावा सिंगल्स की जो बुक थी वो मैंने लगा ली थी फॉर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड विधि दर्पण। ओके, एंड उत्कर्ष, जीएस के लिए कौन सी बुक्स तुमने रेफर करी थी? क्योंकि एमपी में जीएस भी मेजर रोल प्ले करता है, तो उसके लिए कौन सी बुक रेफर करी थी और कितने टाइम तक उसको पढ़ा था? सो मैंने बेसिकली अगर जीके की बात की जाए तो मैंने लूसेंट जनरल स्टडीज के लिए किया था, जिसमें आपका जीके आ गया था हिस्ट्री एंड क्योंकि मैंने पास्ट ईयर के पेपर जो देखे थे उसमें काफी हद तक फिजिकल ज्योग्राफी काफी आता था। लूसेंट सो मतलब वो येलो वाली मैंने लूसेंट, बेसिक जो हाँ लूसेंट सर, होती है लूसेंट नॉट फॉर लूसेंट यूपीएससी। ओके, एक मोटी वाली हाँ, आती है यस ब्लू यस। वाली। हाँ, ओके। नो सर, द येलो वन। द तो वो येलो, इतनी राइट, तकरीबन, हाँ यस सर, द येलो वन। येलो सो वन, राइट। बेसिकली उसमें जो मिसलेनियस वाला पार्ट होता है वो हमारे यहाँ काफी आता है, तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था। इट वाज आई थिंक द लास्ट चैप्टर 8 और 9। ओके, और ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है दैट आई प्रिपेयर्ड थॉरोली। उसके अलावा हिस्ट्री में भी उसमें ब्रीफली जो चीजें दी हुई थी वो मैंने कर ली थी। ओके, ग्रेट। इसके अलावा ये मेरा मेनली जीएस वाला पार्ट था, बिकॉज उससे ज्यादा मेरे को टाइम भी नहीं मिल पाया पढ़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, एमपी में भी टाटा की मैग्रो हिल और नो योर स्टेट बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ओके, सो ये दोनों बुक्स ने काफी हेल्प की, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स कैप्सूल्स करके आफ्टर एवरी चैप्टर 2 पेज होते थे, तो वो मैंने काफी अच्छे से पढ़ लिया था। अगेन फिजिकल ज्योग्राफी काफी इन डेप्थ मैंने पढ़ लिया था। ग्रेट, ग्रेट। तो इससे मेरा काफी, और करंट अफेयर्स के लिए आई रेफर टू मैगजीन जो मंथली आती हैं या ट्राई मंथली आती है, क्वार्टरली मैगजीन्स। ओके, इसके अलावा सर फॉर कंप्यूटर अगेन लूसेंट की एक बुक आती है, वो भी ब्लू कलर की आती है, ब्लू छोटी सी कलर, बुक। यस। तो उसको मैं, हाँ सर, उसको मैंने काफी अच्छे से कर लिया था। ग्रेट, ग्रेट। एंड फॉर इंग्लिश सर कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं किया था, बट मतलब यू कैन रेफर टू एनी ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे हमने प्री के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया कि हमें कैसे तैयारी करनी है फोकस्ड। अब नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द मेंस पार्ट, क्योंकि मेंस में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, क्योंकि यहाँ पे 4 पेपर होते हैं मेंस के, जिसमें से 2 पेपर जो होते हैं वो होते हैं लॉज के रिगार्डिंग, और बाकी 2 पेपर जजमेंट राइटिंग एंड ऐसे वगैरह ट्रांसलेशन के होते हैं। तो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू स्टूडेंट्स इन रिगार्ड टू आंसर राइटिंग टेक्निक्स दैट दे हैव टू अडॉप्ट, कि पैराग्राफ्स में लिखें, पॉइंट्स में लिखें, और इसकी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें और कौन से रिसोर्सेज पे रिलाई करें? सो सर बेसिकली जब आप प्रीलिम्स देके आते हैं तो आपका जो मेंस एग्जाम होता है वो तकरीबन 2.5 महीने के अंदर हो जाता है, 2 से 2.5 महीने के अंदर। और आपको 2 नए पेपर के लिए प्रिपेयर करना होता है, बिकॉज जो भी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था दैट ओनली कॉन्स्टिट्यूट्स 50% ऑफ योर मेंस सिलेबस। तो स्पेशली अगर मैं पहले लॉ सब्जेक्ट्स की बात करूं तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इन 3 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस। और ज्यादातर, और उस समय आपके सोचने के लिए टाइम नहीं होता, यू हैव टू जस्ट राइट एंड राइट एंड राइट। तो उसके लिए वो तभी हो पाता है व्हेन यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, कि अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप लिखने क्या वाले हैं, और दूसरा कि आपको कितना लिखना है जब आप क्लियर हैं। बिकॉज अगर उस पेपर लिखते समय ये कंफ्यूजन हो गया कि मैं ए चीज लिखूं या बी चीज लिखूं, तो हो सकता है कि उस कंफ्यूजन की वजह से टाइम भी वेस्ट होगा, और आप हो सकता है कि कुछ और भी लिख दें जो रेलेवेंट ना हो। तो वहां पे प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि पहले मैंने पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं लास्ट 15 ईयर्स के ऑलमोस्ट, वो मैंने उठाए। तो मैंने पहले सब्जेक्ट्स को थोड़ा अपने रिसोर्सेज से पढ़ा। रिसोर्सेज इंक्लूड्स माय ओन नोट्स, और उसके अलावा जो परीक्षा मंथन जैसे एक अच्छी बुक है फॉर रेफरिंग, सौरभ सिंह फॉर एमपी के लिए सौरभ सिंह आती है, विच इज इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ओके। तो एंड देयर इज आल्सो बुक ऑफ वाधवा करके बुक आती है फॉर पेपर 1 and 3। ओके। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पहले अपने नोट्स से पढ़ा, थोड़ा अपना जो भी एनरिच करना था नॉलेज वो किया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मेंस। और उसके बाद मैंने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो उस प्रैक्टिस करते करते मेरे को रियलाइज हुआ कि जो एक्चुअली मैंने अभी आपके सामने प्रॉब्लम रखा कि काफी चीजें लिखनी है, बट यू ओनली हैव अ लिमिटेड टाइम, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें सॉर्ट आउट करके पहला तो सॉर्ट आउट करना है, देन यू हैव टू राइट दैट। तो वो चीज
जब जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया तो मुझे समझ आया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनके लिए आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन जितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर। तो लॉ सब्जेक्ट्स के लिए मैंने पूरे 12 सब्जेक्ट्स के लिए यही किया था। देन कमिंग टू पेपर नंबर टू में ऐसे राइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है और ट्रांसलेशन। तो फॉर ऐसे राइटिंग मैंने एक स्पेसिफिक एसेस के टॉपिक्स जो है उनकी एक लिस्ट बनाई थी जो आ सकते हैं, विच वर एंटिसिपेटेड। जैसे उस समय में कोरोना के ऊपर काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड था, तो मैंने उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए थे। और एग्जाम में भी ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ आया। तो जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसको सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनानी चाहिए जो कोर टॉपिक्स हैं। जो अगर आप उन कोर टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे देन आप आगे पीछे के टॉपिक्स को उनके थ्रू भी लिख सकते हैं। ओके। इसके बाद में जब ट्रांसलेशन आया तो ट्रांसलेशन पहले मैंने थोड़ी वोकेबुलरी पढ़ी। वोकेबुलरी में जैसे बेरेक की जो डेफिनेशन क्लॉज है हर लॉ के, वो काफी क्रूशियल हो जाते हैं। तो पहले मैंने उनको पढ़ा, उनके टर्म्स जो हैं वो, उनकी लैंग्वेज वगैरह। ऐसे करते करते फिर मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया और तकरीबन डेली बेसिस पे मैं हाफ एन आवर या 1 आवर प्रैक्टिस करता था। तो उससे वो चीज कवर हो गई थी। और ये सब मैंने ड्यूरिंग माय मेंस प्रिपरेशन ही चालू किया था। प्रीलिम्स में मुझे उतना आइडिया नहीं था कि हाउ टू गो अबाउट ट्रांसलेशन एंड ऐसे राइटिंग। ओके। एंड फॉर पेपर नंबर 4 थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, वो भी उसमें भी प्रैक्टिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें आपसे मेंटरशिप भी ली, काफी ये सारी चीजें चली। और उसमें भी सर द की वाज प्रैक्टिस, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपका टाइम कम हो जाता है। और इफ यू आर सेविंग एट द एंड ऑफ द डे वन मिनट थ्रू योर प्रैक्टिस, तो वो 1 मिनट बिकम्स वेरी क्रूशियल एट द एंड। क्योंकि मुझे याद है मेरा जो पेपर है दैट वाज कंप्लीटेड जस्ट 30 सेकंड्स बिफोर माय 3 आवर टाइम पीरियड। ग्रेट। तो अगर वो प्रैक्टिस नहीं किया होता तो देयर कुड बी अ सिनेरियो जहाँ पे शायद मैं वो पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्रैक्टिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू कन्वे टू ऑल द जुडिशियल एस्पिरेंट कि आपको इतनी शिद्दत चाहिए कि आप इतने प्रिसाइज है सेकंड्स को लेके कि आपको मालूम हो कि कितने सेकंड पहले आपका पेपर कंप्लीट हुआ है। ग्रेट 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 आंसर। Utkarsh, there is something more that I wanted to ask, coming over again to the answer writing part. कि आंसर राइटिंग कैसे, मतलब ठीक है आपने प्रिपरेशन जो बताया स्ट्रैटेजी के आपको रोज लिखना है, प्रैक्टिस करना है, रिसोर्सेज करिए, क्योंकि यू हैव टू गेट कंफर्टेबल एंड आपको सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में आपको आंसर लिखना है। तो आप जब आंसर्स लिखते हैं तो कुछ डाउट्स जो बच्चों के होते हैं वो ये होते हैं कि क्या उन आंसर में हम बैरेट की लैंग्वेज यूज करें, फर्स्ट, सेकंड के हम उसमें क्या केसेस, कितना जरूरी होता है केसेस बताना, और उस जो आंसर है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, बिकॉज लेंथ कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? तो गिव अस सम गाइडेंस, गिव अस सम इनसाइट ऑन दिस। सर सबसे पहले अगर लेंथ की बात करें तो वो इस चीज पे डिपेंड करेगी कि आपकी राइटिंग स्पीड क्या है। तो बेसिकली अगर हम बेसिक मैथ्स करें तो फॉर अ 8 मार्कर्स यू गेट अप्रोक्सीमेटली 14 मिनट्स, और एक 4 मार्कर के लिए आपके पास 7.5 मिनट होते हैं। करेक्ट। अब उन 14 में से अगर 1 मिनट सोचने का भी निकाल लिया जाए तो वो 13 मिनट बचते हैं, और यहाँ पे कुछ 6.5 मिनट्स। उसमें जो मेरा सर स्पीड था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली आई कुड राइट 250 वर्ड्स इन दोस 13 मिनट्स। तो 250 टू 280 वर्ड्स। तो मैंने उस तरीके से जब ये पता लगाया कि मेरी राइटिंग स्पीड ये है, और अगर मैं ऑप्टिमली लिखूं तो मैं इस स्पीड पे एक ऐसी राइटिंग लिख सकता हूँ विच इज लेजिबल टू द इन्विजिलेटर एज वेल, चेकर ऑल्सो। तो इन दो चीजों का काफी ध्यान रखना पड़ा था कि लेजिबल राइटिंग भी हो। तो मैंने फिर ये रियलाइज किया कि अप्रोक्सीमेटली मुझे 1.5 से 2 पेज हो रहा था, 2 पेज के आसपास फॉर 8 मार्कर एंड 1 to 1.25 पेज फॉर 4 मार्कर। ये मेरी राइटिंग थी। एंड दिस इज अगेन सब्जेक्टिव टू बेस्ड ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये चीज मैंने जब डिसाइड कर ली थी तो फिर मैंने अपने आंसर भी उसी तरीके से लिखना स्टार्ट किए थे। जब मैं पेपर का जैसे प्रैक्टिस करने बैठता था तो जैसे ही 14 मिनट होते थे आई यूज्ड टू स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज एक बेसिक का मेरे दिमाग में ये चीज सेट थी कि इफ आई एम्प्लॉय 1 more minute इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मैं किसी और क्वेश्चन का टाइम ले रहा हूँ, और वहां पे मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो टाइम, जो आप टाइम मैनेजमेंट है दैट बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, स्पेशली इन मेंस के जो पेपर नंबर 1 और 4 है, 1 और 3 है।
क्योंकि वहां आप क्वेश्चन छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। यस यस। तो वो मैंने रियलाइज किया, अगर मेरा 14 मिनट पे कहीं भी आंसर हो रहा था तो आई यूज्ड टू जस्ट कंप्लीट दैट सेंटेंस एंड पुट अ फुल स्टॉप एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से जब करता गया तो फिर वो समझ भी आने लगा कि भाई काफी चीजें मैं एक्स्ट्रा लिख रहा था विच वर नॉट नीडेड, और क्या इंपॉर्टेंट है। एंड सर, कमिंग टू द रेलेवेंट क्वेश्चन ऑफ क्या बेरेक्ट लिखना चाहिए, इसमें सर मेरा व्यू ये था कि मैं एकदम से बेरेक्ट्स को याद नहीं कर पाता था कि वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज, जो काफी लोगों के साथ इशू होता है। तो मैं उसमें ये करता था कि आई यूज टू लर्न दोस इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, जो उसमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसे यूज हैं विच आर वेरी पेक्यूलियर टू दैट सेक्शन। उन वर्ड्स को मैं, कीवर्ड्स को मैं लिखता था अपने आंसर में इन माय ओन वर्ड्स। तो ऐसा नहीं था कि मैं कॉपी पेस्ट करता था, बट ऐसा दिखता था कि ठीक है बेरेक्ट भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। करेक्ट। और रही बात सर केस लॉ वाली, तो केस लॉ के लिए मेरा ये स्ट्रैटेजी थी सर कि मैंने इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क केस लॉस थे वो तो अपने प्रीलिम्स में भी पढ़े थे, उन्हीं को थोड़ा सा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था। और बाकी अगर कोई स्पेसिफिक सवाल आ रहा है जिसमें केस लॉ पूछे गए हैं तो वहां मुझे लगता है कि केस लॉज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। बट जहाँ पे नहीं पूछा गया वहां पे अगर कोई लैंडमार्क ही जजमेंट है, जैसे केशवानंद भारती हो गया या यूपी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन, इन केस ऑफ कन्फेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, सिर्फ वहीं लिखने की जरूरत है। जबरदस्ती में नहीं लिखता था बिकॉज वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहा था इवेंचुअली। ओके, ग्रेट। उस चीज का ध्यान रखो। अच्छा उत्कर्ष, अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मेट क्या, जैसे अब हम आ जाते हैं, कुछ लोगों को डाउट होता है कि क्या डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, मैप्स यूज कर सकते हैं क्या आप सेम पॉइंट के पैराग्राफ में लिखेंगे तो कम नंबर मिलेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, इस पे आपको क्या कहना है? सर मुझे नहीं लगता कि ये चीजें उतनी रेलेवेंट होती हैं अनलेस यू आर राइटिंग द मटेरियल विच दे आर आस्किंग फॉर। तो अगर आपको ये लगता है कि बुलेट पॉइंट्स में आपका आंसर, तो सर मेरा एक बेसिक तरीका ये होता था कि आई यूज्ड टू राइट द आंसर और फिर मैं वो खुद पढ़ता था। तो एक ही आंसर को मैंने मल्टीपल तरीके से पहले लिख के देखा था और उसमें मैंने रियलाइज किया कि मुझे क्या बेटर लग रहा है, किसमें ज्यादा बेटर तरीके से जो मैं बात कह रहा हूँ वो आ रही है। तो फॉर मी इट वाज पॉइंटर बेसिस कि मैं पॉइंटर्स में ज्यादा बेटर तरीके से लॉ को भी समझा पा रहा था और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब सारे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसकी वो लिख पा रहा था। तो मैंने फिर पॉइंटर वाली जो चीज है वो वहां पे स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से, और सर अगेन वो वही है कि अगर कुछ लोग हैं जो पैराग्राफ्स में लिखते हैं तो इट बिकम्स बेटर फॉर देम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जैसे फॉर अ 3 मार्कर जैसे इस बार डिफरेंशिएशन आया था तो मैंने उसमें टेबल ही बनाया था। और इनफैक्ट हाँ, और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें मैंने टेबल बनाया था और उनमें मेरे को आई थिंक 3 आउट ऑफ 4 मिला था, जो मुझे नॉर्मल आंसर्स में भी नहीं मिला है। स्पेशली उनमें मिला था और उसमें कंसिडरेबली मेरा टाइम भी काफी कम लगा था बिकॉज टेबल फॉर्मेट में था और स्कोरिंग भी वो ज्यादा हो गया था। तो एटलीस्ट आई डोंट थिंक कि वहां पे इतना क्रूशियल हो जाता है एंड इट डजंट काउंट इन आइडेंटिफायर्स आल्सो। वंडरफुल। तो उससे आई थिंक काम हो जाता है। ग्रेट। नाउ कमिंग ओवर टू द ट्रांसलेशन पार्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बेसिकली अब जो एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे लॉ स्कूल से एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है ट्रांसलेशन में, क्योंकि आपने 5 साल जितनी भी पढ़ाई करी है वो इंग्लिश में करी है। तो एकदम से जब वहाँ पे हम जाते हैं, देखते हैं कि ट्रांसलेशन इट इज़ ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का आता है और यहाँ पे जैसा आपने बताया कि एक क्वेश्चन 1 मार्क, आधा मार्क भी मैटर करता है। तो वो जो ट्रांसलेशन की तैयारी है वो कैसे करी जाए कि 30 में से कम हमारे 25 नंबर तो आए ही। तो वो आपने कब से स्टार्ट करी और कैसे करी वो तैयारी? सो सर वो मैंने बेसिकली अपना स्टार्ट किया था जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था। तो मैंने जैसे बताया, मैं पहले बेरेक्ट के जो डेफिनेशन क्लॉज है मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद एक वोकेबलरी भी आती है, वोकेबलरी की बुक्स आती है जैसे सिंगल्स वगैरह की, तो वो मैंने थोड़ा सा रेफर किया। तो इनिशियली सर प्रॉब्लम ये थी कि मैंने थोड़ा सा रटना स्टार्ट किया कि इस वर्ड का हिंदी मतलब ये है, इस वर्ड का हिंदी मतलब ये है। बट जब मैंने उसको प्रैक्टिस किया तो वहां पे वो मैं यूज ही नहीं कर पा रहा था। तो एक बहुत कॉमन परसेप्शन है कि अगर हम एक वोकेबलरी को याद कर लेते हैं तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग द ट्रांसलेशन, which I completely disagree with, because
वहां पे जब आप लिखते हैं, और दिस एक्चुअली आल्सो हैपेंड इन माय पेपर, तो वहां पे मैंने वर्ड्स को ट्रांसलेट कर लिया था, बट उनका यूज उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाया था, स्पेशली विथ रेफरेंस टू ग्रामर, कि आप ग्रामर के रेफरेंस में आप कैसे हिंदी को यूज कर रहे हैं। देयर माइट बी अ सिचुएशन जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फ्रेज है जो पहले आना होगा, जो अगर आप मैकेनिकली ट्रांसलेट करेंगे तो वो बाद में आएगा, मगर अगर आप हिंदी के अकॉर्डिंगली करेंगे तो वो पहले आएगा, जो सही है। तो वो मुझे ये चीज समझ आई कि सिर्फ वर्ड्स याद करना नहीं, बट उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। यस सर। ठीक है। और इसके लिए सर, जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल भी अगर दूं, तो जैसे रेलेवेंस जो वर्ड है, रेलेवेंस का मतलब सुसंगत भी होता है, और रेलेवेंस का एक नॉर्मल मतलब होता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो जरूरी है, और कंसिडरेशन, ये सब चीजें तो है, इनके कई बार मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो वो जब तक आपको समझ नहीं आएंगे यूज करना, जब तक आप यूज नहीं करेंगे, आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि ये वर्ड्स आपको कहाँ यूज करने हैं। ओके, ग्रेट, दैट इज उत्कर्ष। अब हमारे पोर्टल पे जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपके लिए, तो वो मैं क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं, तो वील गो थ्रू दोस क्वेश्चंस। तो जैसे एक बच्चे ने लिखा है, एक्चुअली वांटेड टू नो व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू द जर्नी एंड ईच स्टेप यू टुक फॉर प्रिपरेशन। तो बेसिकली ये माइंडसेट वाला क्वेश्चन है कि आप 9-9 10-10 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है कि कितनी प्रिपरेशन चाहिए ये एग्जाम क्लियर करने के लिए, कितनी मेहनत लगेगी। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है कि आप जब इन दोज टाइम्स व्हेन यू फील लो, व्हाट केप्ट यू गोइंग। सर, सो ऐसे सिचुएशन में कुछ कुछ सबके मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। फॉर मी, मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा एक मोटिवेशन रहे हैं हमेशा से। तो जो भी मैं कर रहा था वो काफी हद तक मुझे पता था कि इट विल मेक माय पेरेंट्स हैप्पी एंड प्राउड। तो वो चीज मेरे को एक हमेशा चालू रखा कि ठीक है, आपको ये चीज हमें करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, जब आप कॉम्पिटिटिव स्पेस में हैं, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि जिस टाइम शायद आप अपना एंजॉय कर रहे हैं, उस टाइम कोई और भी उस चीज के लिए पढ़ रहा है। तो हो सकता है कि उसकी जो पढ़ाई है वो आपको ओवर पावर कर जाए और आपका ना हो सिलेक्शन। तो वो चीज हमेशा एक डेटरेंट इफेक्ट की तरह मेरे लिए काम करी कि नहीं। और तीसरा सर, जो मैंने काफी लोगों को देखा था कि उन लोगों ने, वो लोग काफी समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हार्ड वर्क उन्होंने किया है, नंबर ऑफ आवर्स दे हैव पुट इन। तो अब मुझे उन लोगों के साथ compete करना था। तो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ना सिर्फ अपना टाइम वेस्ट ना करूं, पर प्रॉपर टाइम उनमें इन्वेस्ट करूं, और उसके साथ मैं थोड़ा सा स्मार्टली भी करूं, जिससे मैं उनको ओवर पावर कर पाऊं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी काफी अच्छे स्टेज पे हैं। तो ये 2-3 चीजें जब मैं सोचता था, और इनको मैंने अपने एक नोट पैड पे लिख भी लिया था कि जब भी मैं ऐसा फील करूं तो मैं उन चीजों को जरूर देखूं। तो जब भी मैं ऐसा फील करता था, तो मैं उस चीज को वापस कंसिडर करके आगे बढ़ता था। और सबसे बड़ा फैक्टर वही था सर कि नहीं पता आगे कभी वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, सो भले ही ये मेरा पहला शॉट है, मुझे इसको बेस्ट देना है। वंडरफुल, वंडरफुल। देखिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी जिसको कहते हैं, कॉन्शियसनेस अबाउट द कंपटीशन, एंड थर्ड थिंग इज वेयर यू स्टैंड, वेयर यू हैव टू रीच। ये 3 चीजें अगर मैं समराइज करना चाहूँ जो उत्कर्ष ने बताया हमें, ये चीज हमेशा होना, जस्ट बिकॉज ये आपका पहला अटेम्प्ट है, आप बहुत ज्यादा कैजुअली इसको नहीं ले सकते, आपको पता होना चाहिए कंपटीशन क्या है। वंडरफुल। उत्कर्ष, दूसरा क्वेश्चन है ये है कि सर, आई एम प्रिपेयरिंग on my own, so what strategy and steps should I follow to clear the exam? I think you have already given answer on this. तीसरा है, answer should be written in paragraph or pointers, that also we have dealt. उसके बाद ये भी आपने बता दिया कि how much content is necessary for 8 marks question and 4 mark question. This is very subjective, as Utkarsh has already shed light on this. उसके बाद, कैन वी यूज डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स व्हाइल आंसर राइटिंग इन एमपीसीजे? आई थिंक दिस इज आल्सो यू हैव डेल्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, इज कोचिंग नेसेसरी टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल एग्जाम्स? इसमें आपको, इफ यू वांट टू थ्रो लाइट ऑन दिस, कि कोचिंग एब्सोल्युटली नेसेसरी है क्या जुडिशियल एग्जाम्स के लिए? सर, मेरे ओपिनियन में तो कोचिंग नेसेसरी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली जो करना है वो आप ही को करना है। तो कोचिंग, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोचिंग, व्हाट कोचिंग डज इज कि वो आपका बस एक थोड़ा सा हार्ड वर्क रिड्यूस कर देगा।
वो yes, आपको आउटपुट थोड़ा ज्यादा देगा। सो अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं और अगर आप 100 यूनिट बना रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू वो 120 यूनिट्स हो सकता है। great. तो ये जो डिफरेंस थोड़ा सा होगा, ये कोचिंग कर सकते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कोचिंग ही करे। All इफ यू आर हैविंग समवन एज अ मेंटोर जो right. आपको बेटर तरीके से मेंटर कर पा रहा है, या कोई ऐसा जो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको थोड़ा सा बेटर गाइड कर पा रहा है, Correct. बिकॉज गाइडेंस इज द की। अगर Correct. आप तो वो Correct. लोग कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, तो Right. in my opinion coaching becomes important only for the guidance purpose, Guidance. but उसका मतलब ये नहीं होता कि definitely you'll get through if you are joining a coaching। Great. तो Great. कुछ चीजें हैं ऐसी, Correct. सब्जेक्टिव ही हैं। Okay, Utkarsh, thank you. Moving on to the next question. What was your answer writing techniques? I think this is also you have dealt. उसके बाद एक बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन आई थिंक तुमको भी जब प्रिपेयर कर रहे होगे तो ये डाउट रहा होगा कि इज इट बेटर टू टारगेट वन स्टेट और टारगेट मल्टीपल स्टेट्स इफ यू एम टू क्लियर जुडिशरी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब इसका कहने का कि भाई अब हमने तैयारी करना शुरू करी है क्योंकि हम हिंदी बेल्ट से हैं और सिलेबस भी ओवरलैपिंग होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एमपी भी देते हैं, राजस्थान भी देते हैं, यूपी भी देते हैं, दिल्ली देते हैं, हरियाणा देते हैं। तो क्या ये करना सही होगा या आप एक स्टेट पकड़ो और सिर्फ उसकी तैयारी करो? सर मेरे ओपिनियन में एक स्टेट पकड़ना ज्यादा बेटर है, बिकॉज आपका माइंडसेट उस तरीके से ही काम करता है। भले ही हम कहते हैं कि सिलेबस इज ओवरलैपिंग, बट जब आप मल्टीपल स्टेट्स का कंटेंट भी उठा के देखेंगे तो उसमें जो जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं, जो आपको अप्रोच चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वंडरफुल। कुछ लॉस कॉमन होने से आपका अप्रोच सेम नहीं हो सकता। अप्रोच ही नहीं तो होता। हमेशा, हाँ, तो अप्रोच हमेशा आपको हर स्टेट का अलग रखना पड़ेगा। फॉर एमपी अगर आपको पता है कि आपको इस तरीके से ही प्रिपेयर करना है, तो अगर आप मल्टीपल स्टेट देंगे तो वो एक डिस्ट्रैक्शन ही मानता हूँ मैं। तो इससे बेटर है कि जब एक स्टेट आप कंप्लीटली यू आर डन अवे विद दैट, आपके सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, और उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जरूर देख सकते हैं। बट अगर आपके पास पता है एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, तो आप सबसे पहले किसी एक स्टेट को लें, उसको अच्छी तरीके से टारगेट करें और उसको क्वालिफाई करें, और उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर दूसरे स्टेट्स को देखें। ऑल राइट। बिकॉज अप्रोच इज द की फैक्टर यहाँ पे। अप्रोच, ओके। उत्कर्ष, अब जो दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का, इन्होंने थोड़ा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट, एंड हाउ मच टाइम डिड यू डिवोट ऑन डेली बेसिस। सो एज वी ऑलरेडी नो कि तुमने क्लैरिफाई कर दिया था कि 9 से 10 घंटे डेली जब नोटिफिकेशन आया तब आपने डिवोट कर दिया। तो क्या जब मेंस की जब बारी आई थी, जब आपको लगा था कि हाँ अब मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, जब रिजल्ट आ गया, तो मेंस के लिए आपने टाइम एक्सटेंड किया 9 से 10 घंटे या डिड यू कीप इट द सेम? नहीं नहीं सर, मेंस के लिए मैंने टाइम थोड़ा एक्सटेंड किया था। इट वाज अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 आवर्स, मतलब जो 20-30% एक्स्ट्रा पुश करना पड़ा था, बिकॉज काफी चीजें थी जो मैं पहली बार इनकाउंटर कर रहा था। प्रीलिम्स में आप लॉ ही पढ़ते हैं तो उसके लिए 8 से 9 घंटे भी सफिशिएंट हो जाते हैं, बट द की इज कंसिस्टेंसी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन डे यू आर स्टडिंग 12 आवर्स एंड नेक्स्ट डे यू आर नॉट स्टडिंग एट ऑल, या फिर 1 या 2 घंटा। इट्स बेटर टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस, भले आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, भले आप 8 घंटे पढ़ रहे हो। तो वो कंसिस्टेंसी मैं रखने की कोशिश कर रहा था। और यस सर, ऑब्वियसली फॉर मेंस यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स, तो वहां पे ज्यादा टाइम देना पड़ता है। All right, that was great, Utkarsh. Now we have come to the end of our mentorship session, and I know this for a fact that the insights that you have given on your preparation, it is going to help a lot of students. And I cannot be more happy when I say this, that clearing the judicial services in first attempt and maintaining that composure, maintaining that same attitude even after selection, this is something which is very very rare, and which actually gives me a lot of confidence that the judiciary is going to be very very grateful that people like you are entering into the whole process, and they are going to make impact on the lives of thousands of people. So Utkarsh, my thanks to you, I extend my gratitude to you कि तुम यहाँ पे आए, अपना इतना ज़रूरी आपने जो स्केड्यूल है उससे आपने टाइम निकाला, हम लोगों को बताया कि कैसे आपने पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट करी राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग।
I want to extend my gratitude and thank you so much. And I wish you all the very best, आगे जाके भी, because I know for a fact that you will be one of the best judges in MP Judiciary. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Utkarsh. On behalf of the whole team of the mentorship project, this is the project that we have started on a pro bono basis, and we are trying to help the students who are, as you said, that mentorship is necessary, guidance is necessary. So we are providing an access to a lot of students through you and like-minded people like you. So any final words that you want to say? यस सर, पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि यू कैन नॉट क्लियर एन एग्जाम ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट. तो ऐसा जरूरी नहीं है. इफ यू हैव योर राइट स्ट्रेटेजी, इफ यू आर पुटिंग कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और एफर्ट अगर आप प्रॉपरली डाल रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट थ्रू इट. एंड फॉर स्पेशली फॉर दिस एग्जाम, कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रेटेजी, ये दोनों चीजें बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो डेफिनेटली, और इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योर हार्ड वर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर आप उस तरीके से कर रहे हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं, तो डेफिनेटली विल गेट थ्रू. Great, great. थैंक यू. Thank you so much, Utkarsh. Great.